सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सिडनी हमले से मुतालिक एक निहायत अहम पेशरफ्त सामने आई है। हमले में मुलव्विस भारतीय शहरी साजिद अकरम और उसके बेटे नवेद अकरम के पासपोर्ट्स मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं। दस्तयाब दस्तावेजात के मुताबिक साजिद अकरम का भारतीय पासपोर्ट 24 फरवरी 2022 को भारतीय सिफारत खाने ने 10 साल के लिए जारी किया, जिससे ये बात वाज़ेह होती है कि भारतीय हुक्काम को पहले दिन से हमलावर की भारतीय शहरियत का इल्म था। इसके बावजूद भारतीय हुकूमत ने हक़ाइक़ को छुपाते हुए दानिस्ता तौर पर हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद किया ताकि आलमी सतह पर पाकिस्तान को बदनाम किया जा सके। यह मामला न सिर्फ शफाफियत बल्कि रियासती जिम्मेदारियों पर भी संगीन सवालात उठाता है। उधर मुल्क के अंदर जो डोमेस्टिक सियासत है उसकी भी सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है। अहम और तेज तरीन पेशरफ्त हो रही है। साबिक DGISI फैज़ हमीद को सजा सुनाए जाने के बाद यह बहस शिद्दत इख्तियार कर गई है कि आया एहतिसाब का दायरा अब सिविल शख्सियात और इदारों तक भी फैलाया जा रहा है। क्या हुकूमत के पास फैज़ हमीद और इमरान खान के मुबैना गठजोड़ के मुतालिक ठोस शवाहिद आ चुके हैं, और क्या आने वाले दिनों में इस हवाले से मजीद इंकशाफात मुतवक्के हैं? उधर दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक और एहतजाज की धमकी भी दी गई है, जिससे सियासी दर्जा हरारत एक बार फिर बढ़ता दिखाई दे रहा है। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अताउल्लाह तारड़ साहब, फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन। तारड़ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे बताएं कि 9 मई वाकयात, क्या फैज़ हमीद और इमरान खान के गठजोड़ के सबूत हुकूमत के पास आ गए? देखिए, ये एक ऑनगोइंग चीज है। अगर आप देखें तो दिसंबर 2024 की जो ISPR की प्रेस रिलीज है उसमें 9 मई क्लियरली मेंशन्ड है। अभी वाली जो प्रेस रिलीज थी उसमें लिखा है कि जी जो पॉलिटिकल मामलात हैं मजीद भी वो इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं। तो देखिए, ये मैं तो ये बात क्लैरिटी के साथ कह चुका कि रिटायरमेंट के बाद जनरल फैज़ हमीद पॉलिटिकल एडवाइजर थे इमरान खान के, और उन पे ममानियत थी कि वो रिटायरमेंट के बाद किसी भी सूरत पॉलिटिक्स में शरीक नहीं होंगे। मगर वो ना सिर्फ पॉलिटिकल एक्टिविटी में शरीक रहे बल्कि एजिटेशन में 9 मई में मुख्तलिफ वाकयात में जो स्टेट के खिलाफ बगावत के मामलात थे उसमें उनकी पूरी इन्वॉल्वमेंट थी। तो ये मामलात अभी आगे बढ़ेंगे, लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। मगर अगर आखिरी पैराग्राफ आपने पढ़ा हो ISPR की प्रेस रिलीज का, वो क्लियर था बिल्कुल, और उसमें क्लैरिटी के साथ दर्ज था कि मजीद भी तहकीकात कुछ पॉलिटिकल मामलात की हो रही है। बिल्कुल, उसमें वो मेंशन किया था कि फर्दर अभी इस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ये जो फैज़ हमीद नेटवर्क जिसकी आप बात भी कर रहे हैं कि वो ही वॉज फुली इन्वॉल्व्ड आफ्टर रिटायरमेंट, सो उस दौर में जुड़े जो ब्यूरोक्रेट्स थे, जजेस थे, जर्नलिस्ट थे, उनके खिलाफ भी हुकूमत आपकी कुछ इनिशिएटिव लेना चाहती है, कोई एक्शन लेना चाहती है, या फिर ये सिर्फ बातचीत की हद तक है मामला? देखिए, जो मेन इसमें मुजरिम है वो फैज़ हमीद और इमरान अहमद न्याजी हैं, और इन दोनों के दरमियान ये गठजोड़ था मेनली। बाकी अब सर्कमस्टांशियल एविडेंस क्या होता है, शवाहिद क्या होते हैं, गवाहियाँ क्या आती हैं, मामलात कैसे आगे बढ़ते हैं, ओनली टाइम विल टेल, क्योंकि ये तो तहकीकाती इदारों के मामलात हैं जिसमें उन्होंने तय करना है कि कानून के मुताबिक और सर्कमस्टांशियल एविडेंस के मुताबिक कौन कौन, ये जो आपने कहा जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, इसमें आ सकते हैं। बट इट्स टू अर्ली टू से। बट मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि मरकजी इसमें जो मुजरिमान हैं और जो मरकजी जिनका रोल है और जिन पे फोकस है वो फैज़ हमीद और इमरान अहमद न्याजी है। राइट। अब जरा मैं चीफ मिनिस्टर KP का पूछना चाहता हूँ आपसे कि वो जो जलसे कर रहे हैं, अब वो धमकियां दे रहे हैं वफाकी हुकूमत को, ये आपकी जो फेडरल गवर्नमेंट है उसको कितना सीरियस ले रही है? क्योंकि सूबे के वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, और वो इससे पहले जो वजीर आला थे वो भी आते रहे वफाक में एहतजाज करने के लिए, अपना वहाँ से पूरा काफिला लेके। सो अब ये जिस तरफ जा रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट को कोई घबराहट, कोई फिक्र है? देखिए, मैं समझता हूं कि ये इनकी पॉलिटिकल स्टंट्स हैं। अपना सियासत बहुत सारी जो पाकिस्तान के अंदर है वो स्टंट्स के इर्द गिर्द घूमना शुरू हो गई है। यानी लोग, वो जो कौन आर्टिस्ट नहीं होते कि कौन बड़ा स्टंट करेगा, कोई ये कह दे मैं फलां के इश्क में मारा जाऊंगा, इश्क इमरान में मारा जाऊंगा, उस पर लाइक्स आना शुरू हो जाएं और तस्वीरें साफ करते रहें, जूतियों के नाप देते रहें, विक्टी के निशान बना के नारे लगाते रहें। ये ना, ये कभी
आर्टिस्ट वाला काम शुरू हो गया है। किसी जमाने में स्टेज ड्रामे होते थे, उधर लोगों ने अब कम जाना शुरू कर दिया। अब इस तरह के स्टंट्स जो हैं वो लोग देखते हैं, तमाशा लगाना। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, अंदर से इनको भी पता है कि इन्होंने कैसे काम करना है सूबे के अंदर। ये लोगों को बेसिकली बेवकूफ बनाने के लिए और एक लोगों की तवज्जो लेने के लिए ऐसे काम किए जाते हैं। वरना कोई थ्रेट क्या कर लेंगे मुझे बताएं, अल्लाह माफ करे, क्या थ्रेट कर लेंगे वफाक को और क्या कर लेंगे? क्या पेशावर के जलसे में बहुत लाखों बंदा आ गया, कोहाट के जलसे में लाखों बंदा आ गया? यहां तुम बहाना लगाते हैं ना कि जी गवर्नमेंट ने रोक दिया। जहां गवर्नमेंट अपनी है, रिसोर्सेज अपने हैं, पुलिस और इंतजामिया अपनी है, वहां पे किसने रोका इनको? और देखिए ये क्या ही कर लेंगे। IMF को लेटर लिखने थे, ये लिख चुके। 9 मई के हमले करने थे, ये कर चुके। गालम गलोच एक्सट्रीम करनी थी, ये कर चुके। ये बंद गली में चले गए हैं। अब इनके पास ये डेड एंड है। व्हाट नेक्स्ट? क्या करेंगे? मुझे बताएं ना, इसका कोई जवाब नहीं किसी के पास। लेके आए आजादी या मौत, वो तो बहुत खतरनाक स्लोगन लेके जो अल्लाह माफ करे। ये बस देखिए, आजादी या मौत जैसे, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहता, अल्लाह ताला सेहत दे शायद खटक को। ये आजादी या मौत के नारे लगाने वाले, अभी वाटर कैनन चला नहीं था, वाटर कैनन को देख के उसने दौड़ लगाई है, गटर में गिर के उसने टांग तोड़वा ली। आप आदिल साहब, मैं क्या कहूं, मैं क्या करूं? मतलब नारा है आजादी या मौत, और वाटर कैनन को देख के भागा इतनी जोर से कि गटर में गिर के टांग तोड़वा ली है। मैं अब क्या आपको कहूं इस पे? मुझे बताएं ना, मेरे से तो आप ये कह रहे हैं कि अगर ये आ भी गए और रियासत जैसे गियर अप हुई तो ये वापस चले जाएंगे? नहीं, ये इनके पास बंदे ही नहीं है। लोग नहीं फौज के खिलाफ निकलना चाहते। वो फौज जिसने इंडिया को हराया, शिकस्त दी, पाकिस्तान के वकार में, पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा किया। पेशावर और कोहाट में जलसे में लोग इसलिए नहीं आए क्योंकि लोगों ने ये बयानिया रिजेक्ट कर दिया है कि ये मत करो, मुल्क की सालमियत को दाव पे मत लगाओ। तो इनके पास ना स्ट्रीट पावर है, ना इनके पास इस तरह का रिसोर्स है, ना ये आ सकते हैं। ये ना गिदड़ भपकियां और ये बिल्कुल एक एम्प्टी स्लोगन्स, खोखले नारे लगा लें जितने लगाने हैं। क्या हो जाएगा इससे? कुछ भी नहीं होगा। तारड़ साहब, क्या गवर्नर आज के सारे अरसे में, बातें बहुत सारी हो गई हैं, आपके ख्याल में इम्कानात बढ़े हैं या कम हुए हैं? देखिए, गवर्नर राज के कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। एक आईनी ऑप्शन है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन है, गवर्नमेंट को अवेलेबल होती है, गवर्नमेंट लगा सकती है। मगर उसमें ज़रूरी ये है कि ये देखा जाए कि गवर्नेंस के गैप्स कितने उस सूबे के अंदर, लॉ एंड ऑर्डर के मामलात कैसे हैं और टेररिज्म को काउंटर किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, इन चीज़ों पर देखना होता है। तो ये मेरा ख्याल है थोड़ा बिहेवियरल चेंज आया है। और सोहेल अफरीदी साहब अभी NFC की मीटिंग में आए, वो दौरे कर रहे हैं, पुलिस की मीटिंग्स कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि थोड़ी संजीदगी आई है। तो लेट्स सी, जब भी गवर्नमेंट ऐसा कोई ऑप्शन एक्सरसाइज करती है तो वो देखती है कि गवर्नेंस के गैप्स कितने हैं और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की टोटल नाकामी और कोलैप्स है, तो उसको अवॉइड करने के लिए कोलैप्स को ये लगाया जाता है। तो आपको लगता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएंगे बात को? मेरा ख्याल है थोड़ी बेहतरी आई है। देखिए, उसे भी पता है, सोहेल अफरीदी को, आफ्टर ऑल पॉलिटिकल वर्कर है, उसे पता है कि ये गिमिक और स्टंट और इश्क इमरान में जिंदगी मौत इनकलाब, उसको पता है कि ये ठीक है, इसकी एक वैल्यू होगी सोशल मीडिया पे। मगर इसके साथ साथ उसको पता है कि गवर्नेंस में भी काम करना है, उसको पता है कि थोड़ा डिलीवर भी करना है। और बिल्कुल नारे लगाने से और जूतियों का नाप देने से और तस्वीरों पे कपड़ा फेरने से काम नहीं चलेगा। तो वो थोड़ा सा काम कर रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ी सी उसका बिहेवियरल चेंज है, कुछ बेहतरी आई है थोड़ी बहुत। कुछ रिकंसाइल करना शुरू कर दिया उन्होंने, आप कह रहे हैं, वफाक के साथ? जी, वरना NFC की मीटिंग में ना आए हैं ना, बाकी मीटिंग में मेरा ख्याल है वो शरीक होंगे अब से। तो उन्होंने थोड़ा बहुत इस बात को रियलाइज किया है कि सूबे की नुमाइंदगी है, सूबे के लोगों के राइट्स हैं, उनकी जिम्मेदारी है जिसको पूरा करना है। तो ये खेल तमाशे से नहीं चलेगा, कुछ थोड़ा बहुत काम करके भी दिखाना पड़ेगा। मैं अभी 2 रोज कबल वादी तीरा गया था, वहाँ पर जो हालात हैं, जो सिचुएशन है, वो तो बड़ी ही प्रिकेरियस सी है। बड़ा वहाँ पर एक डिफरेंट सा इन्वायरमेंट है और जो सिविलियन सेटअप है वो वहाँ काफ़ी वीक है, उसकी इनग्रेस या उसकी ग्रिप वहाँ पर उस तरीके से नहीं है। और मिलिट्री के ऊपर ये बर्डन है, FC के ऊपर ये है कि वो वहाँ पर ऑपरेशंस भी कर रहे हैं, वो फाइट भी कर रहे हैं, खड़े वहाँ सिक्योरिटी दे रहे हैं। ये कैसे होगा मसला? क्योंकि अगर किसी स्टेज पर अगर आप लोग ये सोचते हैं कि वहाँ पर कोई एक्शन होना है, जो कि हमें लग रहा है बज़ाहिर के मिलिट्री के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा कि वो ऑपरेशन करे, बिकॉज जिस तरह इन्फिल्ट्रेशन होती है या जो वहाँ ड्रग्स
से रिलेटेड रिजर्वेशंस हैं स्टेट की, तो वहाँ क्या होगा अगर वज़ीर आला या सिविल सूबाई हुकूमत भी नहीं होगी, फिर वफाकी हुकूमत के पास एक्शन किस तरह से करेगी, एक्शन पर क्या स्पेस होगी आपके पास? देखिए, मैं यही कह रहा हूँ ना, अगर तो ये गैप्स इतने बढ़ गए और सूरत हाल इतनी बिगड़ गई कि सूबाई हुकूमत से ना कंट्रोल हुई, तो बिल्कुल ऑब्वियसली फिर फेडरल गवर्नमेंट विल हैव टू स्टेप इन। इसको असेस करने वाली बात है कि ये किस तरह मामलात आगे बढ़ते हैं और किस लेवल पे मामलात जाते हैं। तो ये आने वाले वक्त में लेट्स सी हाउ थिंग्स टर्न आउट। तो ऑब्वियसली प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पूरा इस पे वर्किंग करनी है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जिम्मेदारी तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है, बाकी इदारों की जिम्मेदारी तो बाद में आती है। तो दे विल हैव टू कवर दीज गैप्स और उनको दे विल हैव टू पुट देयर एक्ट टुगेदर, अदरवाइज बड़ा मुश्किल होगा। तो उनको ये जिम्मेदारी का एहसास करते हुए ये तमाम स्टेप्स लेने होंगे। सो अगर पीटीआई आपको भी किसी स्टेज पे दोबारा कोई यकीन दहानियां कराती है, तो क्या उनकी मुलाकात करवाएंगे आप इमरान खान से? देखिए, ये यकीन दहानी से नहीं होगा, इनका एतबार कोई नहीं है ना, इनका तो दीन ईमान कोई नहीं है। एक शख्स की अंधी तकलीद है जिसमें ये इंडियन चैनल्स पे भी जाते हैं, पाकिस्तान को बदनाम भी करते हैं, आर्म फोर्सेस को भी भुला भला कहते हैं। ये बिहेवियर से होगा। अगर ये अपने कॉन्डक्ट से ये साबित करें कि ये कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, और जो मुलाकात का कानूनी मकसद है हाल अहवाल करना, कानूनी मामलात करना, ये उस तक रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे, तो ये देखे ना, ये बैन इसलिए लगा क्योंकि इन्होंने खिलाफ वर्जी की। इनकी यकीन दहानी कोई यकीन दहानी नहीं, इनका तो एतबार करने को कोई तैयार नहीं है। नोबडी विल ट्रस्ट देम। ये इनको अपने बिहेवियर से प्रूव करना होगा, अपनी स्टेटमेंट से, अपने एक्शन से। इनके एक्शन स्टेटमेंट ठीक नहीं होती तो कभी भी मुलाकात नहीं होगी। ये बिल्कुल लिख लें इस बात को। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो कुछ और इंपॉर्टेंट इश्यूज डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। ये जो यूएन की रिप्रेजेंटेटिव है, उनकी तरफ से जो बात आई है, उस पर व्हाट इज योर टेक ऑन? लाइक आपकी गवर्नमेंट इसको कैसे ले रही है कि देखिए, मैं समझता हूं मिसलीडिंग है उन्होंने इसके अंदर आइडेंटिफाई। और देखिए, ह्यूमन राइट्स क्या मतलब, एक ऐसा कैदी जो सुबह चिया सीड्स और ओट मील खाता हो, 15 बंदों का नाश्ता वो अकेला करता हो, सुबह एक गरीब आदमी की 4 दिन की खुराक खा जाता हो, ऑर्गेनिक चिकन उसको खाता हो दोपहर में, ट्रेडमिल बाइसिकल उसको मुयसर हो, पेंट्री बनी हो, वॉकिंग गैलरी हो, 6 सेल बना के उसका सेल बनाया गया हो। ये तो कोई 5 स्टार होटल की फैसिलिटीज हैं। तो ये जो भी देखें, ये यूएन सेक्रेटरी जनरल की स्टेटमेंट नहीं है, यूएन की मेन बॉडी की स्टेटमेंट नहीं है। उनके इदारे हैं बाकी छोटे मोटे जो अपने मामला देखते रहते हैं, तो वो कमेंट करते हैं जब उनका दिल करता है। मगर ये मिसलीडिंग है और मैं समझता हूं कि ये बेसलेस है, इट्स नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स। राइट। अब जरा ये जो आपके स्टेट मिनिस्टर हैं तलाल चौधरी साहब, उन्होंने कहा कि पीटीआई और टीटीपी के जो सोशल मीडिया ट्रेंड्स बनाने वाली कंपनियां हैं वो भी सब एक ही हैं, ये नेक्सस है इनका। और इस हवाले से हुकूमत अब क्या मतलब एक्शन लेगी इसके ऊपर? बिकॉज DGISPR की प्रेसर के अंदर भी हमें दिखाई दिया था कि वहाँ किस तरह पीटीआई के जो ओवरसीज डायस्पोरा के जो लोग हैं उनके अकाउंट्स का लिंकेज किस तरीके से है जो हॉस्टाइल एजेंसीज या फिर जो कंट्रीज पाकिस्तान की एनिमी कंट्रीज जो हैं उनसे जो अकाउंट्स ऑपरेट होते हैं उसके साथ। सो अब इसके लिए करना क्या है? आपकी गवर्नमेंट करेगी क्या या सिर्फ बताएगी, इन्फॉर्म करेगी? नहीं, देखिए, इस पे ऑलरेडी एक नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बन चुकी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के मातहत, और सोशल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी भी, उसका भी क़याम अमल में लाया जा चुका है, जिस पे काम हो रहा है इंशाल्लाह ताला। और क्योंकि ये अक्रॉस डिफरेंट मिनिस्ट्रीज है तो इस पे काफ़ी नोटिस भी गए हैं, केसेस भी हुए हैं और वार्निंग्स भी गई हैं। और इसके साथ साथ जो मुल्क से बाहर लोग बैठे हैं, आपने देखा कि मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर ने ब्रिटिश हाई कमिश्नर को कुछ दस्तावेजात दिए और एक केस भी बाहर बैठा एक शख्स हारा और वो उसने माफी भी मांगी, अपॉलॉजी सोशल मीडिया के ऊपर भी लगाई। तो ये देखिए ना, ये तो मामलात काफी आगे बढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह ताला इसको रोकने के लिए भरपूर तरीके से कानूनी मेजर्स अडॉप्ट किए जाएंगे और इन एलिमेंट्स को मुकम्मल तौर पे मैं समझता हूं कि डिसबैंड किया जाएगा और जो इसकी खिलाफ वर्जी करेगा उसको कानून की फोल्ड में लाया जाएगा। इस पे बिल्कुल क्लैरिटी है स्टेट के लेवल पे। सो ये जो कुछ ब्राजीलियन मॉडल की बात की गई थी, क्या आर वी हेडिंग टुवर्ड्स दैट वे? इस तरह सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए भी कोई गवर्नमेंट एफर्ट्स कर रही है या फिर टीका से ही काम चलाया जाएगा? मकसद सोशल मीडिया को कंट्रोल करना नहीं है, मकसद उन लोगों को कानून के फोल्ड में लाना है जो कहते हैं कि फलां नहीं तो पाकिस्तान नहीं। ऐसी सोच पे 1000 बार लानत हो जो पाकिस्तान को बुरा भला कहे और
पाकिस्तान है तो सहाफत है, सियासत है, तमाम चीजें हैं। तो मकसद ये है कि जो लोग मुल्क के खिलाफ जाते हैं और दुश्मन को खुश करते हैं, ये उनके खिलाफ एक मुकम्मल तौर पे कानूनी ऑप्शंस हों ताकि वो कानून के फोल्ड में आए और उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाए और कानूनी एक्शन लिया जा सके। सो रेगुलेट करेंगे उसको थ्रू पीका? जी एब्सोल्युटली, लॉ बन गया है, बॉडीज बन गई हैं, अब आगे इंशाल्लाह ताला ये मामला आगे बढ़ेंगे। ओके, ये जो अभी इन्होंने कमेटीज भी चेंज की हैं, कुछ चीज़ें अपने, कुछ लोगों को निकाला है, कुछ लोगों को डाला है, कुछ सियासी लोग भी इसके अंदर हैं, कुछ उस पर गवर्नमेंट आपकी कुछ एंगेजमेंट्स इनके साथ करने का इरादा रखती है अगर पॉलिटिकल डिस्कशन होती है? देखिए बात यह है कि पॉलिटिकल डिस्कशन क्या करें इनसे। बहुत दफ़ा कमेटीज बनी और बहुत दफ़ा कमेटीज टूटी, बहुत दफ़ा ये भाग गए अपने मामलात से, बहुत दफ़ा इन्होंने वादा खिलाफी की। तो इनसे क्या बात करेंगे? जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करेगा, जो पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ बात करेगा, उससे कोई बातचीत नहीं है। या तो शर्मिंदगी का इजहार करें और अपने आप को डिस्टेंस करें कि जी हम इस बयानिए को नहीं मानते और हम इस बयानिए के साथ नहीं हैं, तो चले फिर भी बात है, अदरवाइज इनसे कोई बातचीत नहीं है। राइट। सो ये भी आपने बात की कि लंदन में जो कुछ भगोड़े हैं या जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा में मसरूफ़ थे, उनके ख़िलाफ़ जो है वो कुछ एविडेंसेस कलेक्ट किए गए। मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर जो हैं वो गए और उन्होंने यहाँ पर भी हाई कमिश्नर को वो कुछ फाइल शाइल दी। तो क्या उन लोगों को वापस लाने के लिए कोई सपोर्ट मिल रही है आप लोगों को? देखिए अभी ये कानूनी मामला आगे चल रहा है, उम्मीद तो कर सकते हैं कि इंशाल्लाह ताला इसमें बड़ी सक्सेस मिलेगी। और देखिए आदिल साहब अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि एक शख्स एहसान उल एहसान का इंटरव्यू करे एक्स के ऊपर, एक्स की एक स्पेस होस्ट करे, बरतानिया जैसा मुल्क इसको टॉलरेट कर सकता है कि उनकी बैठ के उनकी प्रोटेक्शन लेके या उनकी मुल्क में उनकी फैसिलिटीज इस्तेमाल करके एक नॉन टेररिस्ट और एक नॉन कातिल का इंटरव्यू नशर किया जाए पूरी दुनिया में? ये कैसे हो सकता है? ये मुमकिन ही नहीं है। तो ये तमाम सबूत हैं और वो हाई कोर्ट ने उस शख्स को झूठा करार दिया, उसने डैमेजेस पे किए हैं, उसको फाइन किया गया है, उसको कॉस्ट पे करने का कहा गया है। तो मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि हमें सक्सेस मिलेगी। सो कुछ पॉजिटिव रिस्पांस मिला है आपको बरतानिया से? जी देखिए आगे जाके क्या बनता है। आई थिंक काफी डिस्कशंस हुई हैं, लेट्स सी हाउ थिंग्स टर्न आउट। ओके, महमूद अजगज़ई साहब का क्या स्टेटस है? उनको ऑपोजिशन लीडर बनाने के बारे में आपकी गवर्नमेंट की क्या पोजीशन है? वैसे तो ये स्पीकर का डिसीजन है, उनकी डोमेन है, लेकिन गवर्नमेंट क्या इस पर पॉइंट ऑफ व्यू रखती है? देखिए वो तो स्पीकर ने फैसला करना है और रूल्स के मुताबिक करना है, एंड लेट्स सी क्या होता है। मगर महमूद अजगज़ई का जो काबुल का ऑब्सेशन है वो कब खत्म होगा? यानी धमाका पाकिस्तान में होता है, शहीद पाकिस्तानी होते हैं, उनको दर्द काबुल का उठता है। पाकिस्तान टेररिज्म का शिकार होता है, पाकिस्तान में टेररिज्म अफगानिस्तान करवाता है, अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती है, उनको दर्द काबुल का होता है। तो खुदा का खौफ करें और इस उम्र में थोड़ी शर्म खाएं और कोई थोड़ा सा जरा पाकिस्तान की भी फेवर की बात कर लिया करें। ऐसे शख्स को तो मैं यही कहूंगा कि तोहमत लगा के मां पे जो दुश्मन से दाद ले, ऐसे सुखन फरोश को मर जाना चाहिए। तो अब एक तो ज़ाहिर है ये दोनों ऐवान खाली हैं, सो सेनेट का भी और नेशनल असम्बली का भी। तो वैसे मामलात चलाने के लिए असम्बली के, उसमें आप लोग क्या समझते हैं? ये नाम चेंज हो जाए, कोई और नाम आ गया है, तब मसला हल होगा ये? देखिए मैं तो ये समझता हूँ कि ये असेंबली में चीज डिस्कस होनी है, स्पीकर का ये इस्तेहकाक है, स्पीकर ने इसको नोटिफाई करना है, कवायद और ज़वाबित के मुताबिक करना है और एक प्रॉपर इसका एक प्रोसीजर है। तो लेट्स सी इसमें क्या बनता है। बट मेरा ख्याल है फामो तफहीम से इस पे बैठ के कोई बातचीत जो है वो स्पीकर साहब के साथ हो जानी चाहिए। लेट्स सी अगर वो होती है तो उसका क्या नतीजा निकलता है। स्पीकर ने कई बार इनको दावत दी है, मेरे सामने फ्लोर ऑफ द हाउस भी दावत दी है, तो देखते हैं कि क्या बनता है। ओके, 28 अमेंडमेंट का क्या स्टेटस है? वो कब तक आ रही है? अभी तक तो इसकी कोई ऐसी प्रपोजल ज़ेरे गौर नहीं है, ना इस पे कोई भी बातचीत हुई है। जब होगी तो ऑब्वियसली उस पर बातचीत करेंगे, कोई मुशावरत होगी। फिलहाल तो ऐसे कोई प्रपोजल ज़ेरे गौर नहीं है किसी भी सतह पे। ये जो बिलावल साहब ने बात की थी कि इस पार्लियामेंट से मजीद अब कोई तरमीम नहीं होंगी, जितनी हो गई उतनी काफ़ी हैं, क्या आप अग्री करते हैं? नहीं देखिए मैं तो ये समझता हूँ कि आइन एक जिंदा दस्तावेज है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, उसमें चेंजेस भी होते रहते हैं, उसमें अमेंडमेंट्स भी होती रहती हैं। तो ये तो सर्कमस्टांसेस
और वक्त और ज़रूरत के मुताबिक होता है। और जुडिशल सिस्टम को बेहतर करना, गवर्नेंस को बेहतर करना, मुल्क में रिफॉर्म्स लेके आना, ये तो वो हालात होते हैं जिसका तकाजा होता है जो पूरा किया जाता है। तो ये अमेंडमेंट गिनती पे थोड़ी होती हैं, तो हालात के मुताबिक होती है। राइट, लास्ट क्वेश्चन मुझे ये बताइएगा कि ये जो ऑस्ट्रेलिया वाला मामला, अब इसकी डिटेल्स सामने आ गई और वो इंडियन लिंक्स वहाँ पे मिल रहे हैं, इंडियन लिंकेज हो रहा है, और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा पूरा इजरायली और इंडियन लॉबी ने किया पूरी दुनिया के अंदर, और अब ये इस्टेब्लिश हो रहा है कि उनका कोई ताल्लुक अफगानिस्तान और पीछे और इंडिया के साथ इस्टेब्लिश हो रहा है। तो इस पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की अभी क्या पोजीशन है और कैसे इस मसले को मजीद आप लोग इंफॉर्मेशन डोमेन में जो है वो डिस्कस करेंगे या लेके चलेंगे आगे? इंडियन मीडिया ने जो प्रोपेगेंडा किया, जो झूठ बोले, उनको मुंह की खानी पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाई, हमने भरपूर उसका मुकाबला किया, और एक सेंसिटिव मामला था, वक्त से पहले ही उन्होंने शुरू कर दिया। और देखिए अब उनके अपने पुलिस के डीजी की प्रेस रिलीज आई है, हैदराबाद के पुलिस के हेड की, तेलंगाना एक इलाका है, वो कह रहा है ये हमारा शहरी है, 98 में ऑस्ट्रेलिया गया और ये 3 दफा भारत वापस आया है। तो भारत को तो शर्म से डूब मरना चाहिए इस चीज के ऊपर, कोई थोड़ी शर्म खा लेनी चाहिए। और जो झूठी कैंपेन भारतीय मीडिया चला रहा था, दे शुड बी अशेम्ड ऑफ देमसेल्व्स। और भारत इज द प्रमोटर ऑफ टेररिज्म अक्रॉस द वर्ल्ड। असैसिनेशंस करवाई अमेरिका में, कनाडा में सिखों की। पाकिस्तान में जो टेररिज्म होता है उसको ये स्पॉन्सर करते हैं। तालिबान के साथ ये हंस खेल के बैठते हैं और टेररिज्म की प्लानिंग करते हैं। पाकिस्तान सबसे बड़ा विक्टिम है। हम आज भी दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं। भारत की अब ये नौबत आ गई है कि इनके यहाँ सिख हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, इनको फर्क नहीं पड़ता। ये टेररिज्म को प्रमोट करते हैं और ये टेररिज्म को प्रमोट करते जा रहे हैं। थैंक यू सो मच अताउल्लाह तारड़ साहब की गुफ्तगू। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो कुछ और इंपॉर्टेंट इश्यूज डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। दुनिया में हलाल फूड की आलमी तिजारत का हजम इस वक्त $2.7 ट्रिलियन से तजावुज कर चुका है, जबकि माहिरीन के मुताबिक 2030 तक ग्लोबल हलाल ट्रेड $6 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। लेकिन अफसोसनाक अमर यह है कि इस तेजी से बढ़ती हुई आलमी मंडी में पाकिस्तान का हिस्सा 0.4% से भी कम है। हालांकि पाकिस्तान एक मुस्लिम अक्सरियती मुल्क होने के साथ साथ हलाल फूड बिलखुसूस पोल्ट्री सेक्टर में बेपनाह पोटेंशियल रखता है। माहिरीन के मुताबिक अगर पाकिस्तान अपने पोल्ट्री सेक्टर में वैल्यू एडिशन को फ़रोग दे, यानी खाम माल फ़रोग करने के बजाय प्रोसेस्ड, पैक्ड और ब्रांडेड हलाल मसनूआत आलमी मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाए, तो न सिर्फ कीमती ज़र मुबादला हासिल किया जा सकता है, बल्कि पाकिस्तान आलमी हलाल मार्केट में एक मौसर प्लेयर के तौर पर उभर सकता है। ताहम मौजूदा सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में तकरीबन 90% पोल्ट्री मसनूआत रिवायती अंदाज में फ़रोख्त होती हैं, जबकि एक नहायत महदूद हिस्सा ऐसा है जो एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड्स पर पूरा उतरता है और आलमी मंडी के तकाज़ों के मुताबिक प्रोसेस शक्ल में दस्तयाब है। ऐसे में अगर पाकिस्तान को वाकई ग्लोबल मार्केट जो हलाल मार्केट है अपना शेयर उसमें बढ़ाना है, तो माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि उसके लिए उन्हें गवर्नमेंट सपोर्ट की ज़रूरत होगी और पॉलिसी इंटरवेंशन नागुज़ीर है इसके अंदर, ताकि एक जदीद, मरबूत और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पोल्ट्री वैल्यू चेन कायम की जा सके। इसी तनाजुर में पोल्ट्री एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म को एक ख़त भी लिखा है जिसमें हुकूमत को डाटा बेस्ड एनालिसिस और जामे पॉलिसी तजावीज़ पेश करने की बाकायदा पेशकश की गई है। ये सजेशंस क्या हैं और पाकिस्तान किस हिकमत अमली के तहत आलमी हलाल तिजारत में अपना रोल प्ले कर सकता है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अब्दुल बासित साहब, चेयरमैन है पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे ये बताइएगा कि आप क्यों समझते हैं कि पोल्ट्री सेक्टर जो है वो पाकिस्तान के लिए फॉरेन रिजर्व्स का पोटेंशियल रखता है, और जबकि अक्सर डोमेस्टिक सप्लाई हम देखते हैं कि कम हो जाती है, चिकन अंडे वैसे ही महंगे हो जाते हैं। अगर ये बाहर जाना शुरू हो गए तो फिर कैसे जो है वो पाकिस्तान को इसका फ़ायदा होगा? जी, बहुत शुक्रिया मुझे आप ऑनलाइन लेने का। मैं बताऊं कि ये पोल्ट्री जो है इस वक्त पाकिस्तान में ये एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो कि कमर्शियली प्रोड्यूस हो रही है, और ये बहुत तेज़ी से इसको हम जितनी प्रोडक्शन चाहें वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो वो इशू नहीं है कि भाई पाकिस्तान में इसकी कुछ शॉर्टेज हो जाएगी। अब हमें उस हलाल फूड की, आपने अपने इंट्रो में जो बड़ी खूबसूरत सारी बातें बताई, उसके मुताबिक आप देखें, अगर हमने उसमें से हिस्सा लेना है तो हमने पोल्ट्री को यहाँ पर जो उसको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उन्हें हल करना पड़ेगा, ताकि इसकी हम कॉस्ट ऑफ
प्रोडक्शन जो है उसको कम करेंगे तभी हम कम्पीट कर सकेंगे। अब उसकी वजह यह है कि आज देखें हलाल फूड की ट्रेड में जो बड़ा हिस्सा है वो नॉन मुस्लिम कंट्रीज का है। वो सिर्फ हलाल का लोगो इस्तेमाल करके अगर उसमें से शेयर ले रहे हैं तो लोगों से ज़्यादा अहम कम्पीट करना है। तो कम्पीट करने के लिए हमें अपने उन इश्यूज को हल करना पड़ेगा। दूसरा हमारा जो इशू है वो ये है कि हम ये जो ब्रांडेड पैक्ड फ्रोजन फूड है उसमें रॉ मीट के ऊपर जो 18% सेल्स टैक्स लगा दिया गया है, उस सेल्स टैक्स की वजह से जो इस सारे प्रोसेस में हमने प्रोसेसिंग को रोक दिया। क्योंकि अब आप देखें कि कोई भी नया प्रोजेक्ट नहीं लग रहा और इसी तरह एक्सपोर्ट में हमें सिर्फ और सिर्फ वे फॉरवर्ड जो है वो प्रोसेसिंग है। तो उसको हमें देखना है कि किस तरह हम प्रोसेसिंग को फैसिलिटेट कर सकते हैं ताकि इस मुल्क से हम ज़र मुबादला कमा कर ला सकें दूसरी दुनिया से। उस हलाल फूड की ट्रेड में से देखें 2700 अरब डॉलर का मतलब अगर 5% भी हम हिस्सा लें तो 100 अरब डॉलर से ज़्यादा बनता है। और हम पिछले 70 साल से 30 अरब डॉलर से ज़्यादा अपनी टोटल एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सके। और अभी इसने 2033 तक जो है 6000 अरब डॉलर पर चले जाना है। तो हम अपने आप को तैयार करें उस काम के लिए कि हम उस हलाल फूड की ट्रेड में, और पोटेंशियल हमारे पास बेपनाह है, जितनी हम चाहेंगे वो प्रोड्यूस कर सकेंगे और कर लेंगे। क्योंकि आप देखें कि हमारी आबादी दुनिया की आबादी का सिर्फ 3% से कम है और हमारे पास इरिगेटेड एरिया जो है दुनिया के इरिगेटेड एरिया का वो 7% है। और ये इरिगेटेड एरिया की कंट्रीब्यूशन दुनिया में ये है कि जो 18% है टोटल कल्टीवेटेड एरिया का, वो 40% फूड पैदा करता है। हम मुर्गी पैदा करने के लिए ग्रेन्स जो है उनको पैदा करना हमारे लिए कोई मसला नहीं है, अगर हम अपनी बकरी एग्रीकल्चर को जो उसकी ज़रूरत है पानी को हम स्टोर करने के जो मंसूबे हैं उनके ऊपर तेज़ी से अमल दरामद करें। ज़रा ब्रीफ मुझे बताइएगा इस वक्त हमारा इसका एक्सपोर्ट वॉल्यूम क्या है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कंपटीशन की बात करते हैं जहां अगर इतनी बड़ी मार्केट है जो पर नॉन मुस्लिम कंट्रीज हलाल फूड प्रोवाइड कर रही हैं दुनिया को, तो आप उसमें कम्पीट कैसे करेंगे उनके साथ? वो तो ऑलरेडी इतनी बड़ी मार्केट है और ऑलरेडी वो उसके अंदर इतना अर्न कर रहे हैं। तो आप अगर आपको स्पेस मिल भी जाए तो आप उनसे कम्पीट कैसे करेंगे जहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और फैसिलिटेशन आपसे कई गुना ज़्यादा है? जी बिल्कुल, यही तो हम कह रहे हैं कि भाई हुकूमत को प्रोड्यूसर का काम तो है जी प्रोड्यूस करना, वो तो इन हालात में भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर उसको फैसिलिटेट हुकूमत ने करना है कि ताकि वो जाके इंटरनेशनली कम्पीट कर सके। हमारे यहाँ देखें जी बहुत सारे ऐसे टैक्सेस हैं जो कि हमारी कॉस्ट का हिस्सा बन जाते हैं, जो एडजस्ट नहीं हो सकते या हम उनको रिफंड नहीं ले सकते। तो इसलिए एक्सपोर्ट के ऊपर हुकूमत अगर हमें 20% एक्सपोर्ट रिबेट दे बजाय ड्यूटी ड्रॉबैक के, तो वो उसके साथ हम दुनिया सारी में कम्पीट करने के काबिल हो जाएंगे। ओके, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई आपको जवाब आया खत का? अभी तक तो नहीं आया, बट वी आर वेटिंग। और हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमें कोई टाइम मिल जाए तो हम जाकर उनको ये सारी सूरत हाल उनको भी और बाकी भी जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है और दूसरे जो लोग हैं जो भी इसमें हमारे इस इशू को समझ सकते हैं और जिनका रोल हो सकता है इसको हल करने में, उन सब के साथ हम राब्ते में हैं। लेकिन अभी तक हम इंतजार कर रहे हैं उनके जवाब का। राइट, थैंक यू सो मच। अब्दुल बासित साहब, चेयरमैन पोल्ट्री एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद थे। पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री के अंदर, अगर इसको चैनलाइज किया जाए, फैसिलिटेट किया जाए, कुछ इंसेंटिव्स दिए जाएं तो इस इंडस्ट्री का ये ख्याल है कि जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इकॉनमी हलाल फूड की ऑपरेट कर रही है दुनिया में, उसके अंदर पाकिस्तान कंट्रीब्यूट कर सकता है। पाकिस्तान इस वक्त अपनी इकॉनमी के लिए डिफरेंट इनिशिएटिव्स ले रहा है। SIFC बहुत सारे नए विंडोज़ और एवेन्यूज़ तलाश कर रहा है। सो ये देखने की ज़रूरत है कि विद इन हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं जिसके ऊपर काम किया जा सकता है। लेकिन करंट एग्जिस्टिंग सिस्टम में SIFC की भी रिजर्वेशंस हैं कि जिस तरीके से एक इन्वायरमेंट है या लॉज हैं हमारे यहाँ, वो स्पेस नहीं देते बिजनेस कम्युनिटी को ज़्यादा एक्सेल करने के लिए या फिर ग्रो करने के लिए। आज एक अहम ऐसे मसले पर बात करेंगे जिसे अक्सर अफगानिस्तान का अंदरूनी बहरान समझकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन हकीकत में ये मसला ना सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। ये मसला है तालीम और ख़ास तौर पर वो तालीम जो तालिबान अफगानिस्तान में नाफिज कर रहे हैं।
अमेरिकी मैगजीन द नेशनल इंटरेस्ट में ज़ल्मे निशात का एक और मजमून शायद हुआ है, जिसके मुताबिक 2021 में इक़्तिदार में वापसी के बाद तालिबान ने जिस तेज़ी से मदरसा निज़ाम को फ़रोग़ दिया, उसने एक बुनियादी सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या वाकई ये तालीम है या आने वाली नस्लों की मुनज़्ज़म नज़रियाती तरबियत। अमेरिकी मैगजीन के मुताबिक तारीखी तौर पर मदरसा इस्लामी दुनिया में इल्म, फ़लसफ़े, फ़िक़्ह, रियाजी और अदब का मरकज़ रहा है, लेकिन जदीद दौर में ख़ास तौर पर कॉलोनियल दौर के बाद मदरसा आहिस्ता आहिस्ता एक सियासी और नज़रियाती टूल में बदलता चला गया है। अब अफ़गानिस्तान में तालिबान ने इस अमल को इंतहाई ख़तरनाक शक्ल तक पहुँचा दिया है। तालिबान का दावा है कि वह अफ़गान और पश्तून रिवायात के मुहाफ़िज़ हैं, लेकिन ये दावा एक सियासी अफसाना है, क्योंकि अफ़गानिस्तान की देही मजहबी रिवायात हमेशा से फ़ारसी तहज़ीब दुनिया का हिस्सा रही है, जहाँ तसव्वुफ़, लचक, मकामी रस्म व रिवाज और मज़हब का अमली इजहार नुमायाँ था, जबकि तालिबान का इस्लामी तसव्वुर इस रिवायत का तसलसल नहीं बल्कि इसका इनकार है। ये वो इस्लाम है जो सकाफत को मिटाकर इख्तिलाफ को कुफ्र करार देता है और सवाल को बगावत समझकर एक मुकम्मल इताअत का निज़ाम कायम करना चाहता है। दिसंबर 2022 में अफ़गान अखबार हिश्त सुब ने तालिबान की एक खुफिया दस्तावेज़ शाया की, जो कि दोहा मुज़ाकरात के दौरान तैयार की गई थी। इस दस्तावेज़ में साफ लिखा है कि अफ़गानिस्तान के पूरे तालीमी निज़ाम को इस्लामाइज़ किया जाएगा, यानी उसे तालिबान की मखसूस नज़रियाती तशरीह के मुताबिक ढाला जाएगा। तालिबान वाज़े कर चुके हैं कि लड़कियों के स्कूल उस वक्त तक मुकम्मल तौर पर नहीं खुलेंगे जब तक निसाब उनकी सोच के मुताबिक तब्दील ना हो जाए। लेकिन सवाल ये नहीं है कि स्कूल खुलेंगे या नहीं, असल सवाल ये है कि इन स्कूलों में पढ़ाया क्या जाएगा। अगर तालीम का मकसद सोचना सिखाना नहीं है बल्कि हुक्म की इताअत सिखाता हो, तो वह तालीम नहीं बल्कि जहनी गुलामी है। आज अफगानिस्तान में 23,000 से ज़्यादा मदारिस तालिबान के ज़ेर इंतज़ाम हैं। मुल्क में खुराक, रोज़गार, हत्ता के समाजी सहूलियात को इस शर्त से जोड़ दिया गया है कि बच्चे तालिबान के मंजूर शुदा इदारों में पढ़ें। यह कोई सादा तालीमी पॉलिसी नहीं है, ये एक नस्ली, फ़िक्री और नज़रियाती इंजीनियरिंग है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स इस बात की तस्दीक करती हैं कि तालिबान के रवाबित 20 से ज़ायद इलाकाई और आलमी दहशतगर्द तंजीमों से हैं। अल-कायदा के सरबराह अयमन अज़्ज़वारी की काबुल में हक्कानी नेटवर्क के घर में हलाकत इस गठजोड़ को बेनकाब कर चुकी है। तालिबान के सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह खुनज़ादा के विजन में अफगानिस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक लॉन्चिंग पैड है, जहाँ से एक लॉन्ग टर्म आलमी जिहादी मंसूबा चलाया जाए। इसी वजह से अफगान तालिबान पाकिस्तान में TTP को अखलाकी और अमली मदद दे रहे हैं, जिसकी वजह से खित्ते में अदम इस्तेहकाम बढ़ रहा है। नाज़रीन, अमरीकी मैगजीन में तशवीश का इजहार किया गया है कि अगर हम इस सूरत हाल को सिर्फ अफगानिस्तान का अंदरूनी मामला समझकर नज़रअंदाज करेंगे तो हम एक ऐसी नस्ल को उभरता हुआ देखेंगे जिसे ना तनकीदी सोच सिखाई गई और ना शहरी जिम्मेदारी। अब सवाल सिर्फ लड़कियों के स्कूल खुलने का नहीं बल्कि सवाल ये है कि तालिबान के ज़ेर साया कोई भी बच्चा कैसे तालीम हासिल करेगा। आलमी मैगजीन द नेशनल इंटरेस्ट ने सवाल उठाया है कि अगर हमने इस नज़रियाती मंसूबे को नहीं पहचाना तो फिर हम इंतहा पसंदी के एक ऐसे तालीमी निज़ाम को मामूल बना देंगे जो आने वाली दिहाइयों तक न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए ख़तरा बन सकता है। ये महज अफगानिस्तान का मुस्तकबिल नहीं, ये हमारा मुश्तरका मुस्तकबिल भी है। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।